Hello everyone, welcome to my channel. So finally we are with the topic procedure to analyze beam or frame using flexibility matrix method. As many of you requested to explain this topic using Hindi language, so I will try bilingually, that is Hindi English mix, to explain this concept. As matrix approach of analysis is the part of higher semester, I am hoping that most of you know about the concept of determinate and indeterminate structure. So if you have any doubt regarding determinate and indeterminate structure, you can comment on comment box to get a video on this topic. So friends, let's start. So first step is your determine the degree of static indeterminacy. So friend, सबसे पहले आप लोगों को क्या निकालना पड़ेगा? स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी. तो ज्यादातर जो कि आपके जो क्वेश्चंस आते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में वो 2D के केस आते हैं. तो 2D के लिए क्या होता है? RE माइनस इंटरनल हिंज माइनस 3. सिमिलरली अगर ये केस रहेगा 3D स्ट्रक्चर का तो आपको क्या करना पड़ेगा? RE माइनस इंटरनल हिंज माइनस 6. स्टेप नंबर 2, चूज द रिडंडेंट फोर्सेस एंड असाइन द कोऑर्डिनेट डायरेक्शन. फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड में स्टूडेंट लोगों को सबसे ज्यादा जो दिक्कतें होती हैं या प्रॉब्लम जो क्रिएट होता है वो स्टेप नंबर 2 में होता है. इसमें खासकर जो रिडंडेंट फोर्सेस है और उसको कैसे कोऑर्डिनेट असाइन करते हैं इसको लेकर कई सारे डाउट्स आते हैं. ठीक है, सो आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट योर डाउट्स. सो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि रिडंडेंट फोर्स क्या होता है. सो रिडंडेंट फोर्स आर दोज एक्स्ट्रा अननोन फोर्स, यानी जो फोर्स है वो रिएक्शन या मोमेंट दोनों हो सकता है, विच कैन बी रिमूव्ड सो एज टू मेक एन इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर इनटू डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर बाय रिमूविंग द रिस्ट्रेंट्स. रिडंडेंट फोर्स वह अतिरिक्त अननोन फोर्स है जिन्हें हटाकर हम किसी भी इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में बदल सकते हैं. और हम ये कैसे कर सकते हैं? तो हम उनके अगर विकृति दैट इज डिफॉर्मेशन या स्लोप होने के जो अवरोध हैं उनको हटाकर हम उसे डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में चेंज कर सकते हैं. चलिए हम इन चीजों को एक एग्जांपल से समझते हैं. सो फ्रेंड्स, हमारे पास एक प्लॉट कैंटिलीवर बीम है. तो सबसे पहले हम इसको क्या निकालेंगे? स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी. तो डीएससी विल बी RE माइनस इंटरनल हिंज अगर है तो माइनस 3, जो कि 2D है इसलिए मैंने 2D का फॉर्मूला लगाया हुआ है. तो सबसे पहले देखते हैं इसमें रिएक्शन कितने आ रहे हैं. तो आपको पता है फिक्स्ड में 3 रिएक्शन होते हैं. एक जो रिएक्शन आएगा, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगा और एक जिस पे मूवमेंट आएगा. तो यहां 3 हो गए और एक ये जो रिएक्शन आएगा सपोर्ट बी पे, क्योंकि एक रोलर सपोर्ट है. तो टोटल रिएक्शन जो है वो क्या हो जाएगा? 4. इंटरनल हिंज 0 है और नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन 3. तो डीएससी आएगा आपका 1. ओके, अभी जो 1 आ रहा है इससे हम समझें क्या? तो 1 का मतलब यह है कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो 1 डिग्री स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट है. मतलब अगर इसको सॉल्व करना है इस प्लॉट कैंटिलीवर को तो आपको एक कंपैटिबिलिटी कंडीशन लगाना पड़ेगा. जैसा कि मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं. जैसे आपको पता होगा कास्टिग्लियानोस थ्योरम. कास्टिग्लियानोस थ्योरम क्या बोलता है? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ स्ट्रेन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू एनी फोर्स. तो यहां फोर्स अगर मैं बोल दूं यहां रिएक्शन आएगा अगर RB विल बी इक्वल्स टू डिफॉर्मेशन. और आपको एक्चुअल पता है कि ये जो सपोर्ट है यहां पास कोई भी डिफॉर्मेशन या सेटलमेंट नहीं होगा, देयरफॉर इट विल बी इक्वल टू 0. तो आपको पहले से पता है कि 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन आपके पास पहले से थी और एक कंपैटिबिलिटी कंडीशन ये लग गया. ठीक है, तो इन चारों इक्वेशंस को मिला के अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो ये अभी आराम से सॉल्व हो सकता है. लेकिन जब हम फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड की बात करते हैं तब हम उस एक एक्स्ट्रा अननोन फोर्स को हटाना पड़ेगा और उस फोर्स के हटाने से जो विकृति आएगी या डिफॉर्मेशन या स्लोप आएगा उसे परमिट करना पड़ता है. तो जिन अननोन फोर्सेस को हम हटाएंगे उन्हें हम बोलेंगे रिडंडेंट फोर्सेस. और उनके हटाने से आपका जो बीम है या आपका जो स्ट्रक्चर है वो क्या बन जाएगा? डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर. तो चलिए हम इसको समझते हैं. केस 1. तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस बीम को किसमें चेंज कर दिया है? सिंपली सपोर्टेड बीम में, जहां पास मैंने इस मोमेंट को रिडंडेंट फोर्स माना है और इस मोमेंट को ही मैंने असाइन किया है 1.
अब मैं इसका अगर ds निकालूं तो क्या हो जाएगा, re माइनस 3 विल बी इक्वल टू 1 2 3 माइनस 3 दैट विल बी इक्वल टू 0। अब ये क्या हो गया कि ये डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर बन गया और ये जो एक्स्ट्रा फोर्स था उसको मैंने क्या समझ लिया, रिडंडेंट फोर्स। आपको पता होगा कि यहां पास कितने आ रहे थे, यहां पास 3 रिएक्शन आ रहे थे, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल और एक मोमेंट। तो मैंने क्या किया, इस सपोर्ट को मैंने क्या कर लिया, हिंज में कन्वर्ट कर दिया और उस पे क्या लगा दिया, जो मोमेंट इस पे एक्चुअल में आ रहा था वो, और उसी मोमेंट को मैंने क्या कंसीडर कर लिया, रिडंडेंट फोर्स या अननोन फोर्स। आपको पता होगा कि सिंपली सपोर्टेड केस में फार एंड्स पे, मतलब दोनों एंड्स पे मोमेंट नहीं आते, लेकिन यहां पर जो रिडंडेंट फोर्स आ रहा है ये दर्शा रहा है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मोमेंट आएगा, क्योंकि एक्चुअल बीम हमारा कौन सा है, ये। कई लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि हमने केवल एक ही रिडंडेंट क्यों लिया। तो आपको बता दो, जो हमने डीएससी निकाला था उसमें क्या एक बता रहा था, डीएससी जो निकाला था उसमें क्या बता रहा था कि एक एक्स्ट्रा अननोन है जिनके कारण से सॉल्व होने में दिक्कत जा रही थी। तो हम उस एक्स्ट्रा अननोन को ही रिडंडेंट फोर्स मान लिए, तो उसके रिस्पॉन्स में जो डीएससी है आपका ये डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर में बदल गया। इस कारण से हमने एक ही रिडंडेंट लिया है। जैसे अगर यहाँ पास अगर यहाँ 2 आता तो हमको 2 रिडंडेंट लेना पड़ता, 3 आता तो 3 रिडंडेंट लेना पड़ता। अब इसको हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, उसको समझिए। अब केस 2 को समझिए। अब यहां पास मैंने क्या किया, सपोर्ट बी को एलिमिनेट कर दिया है और उसकी जगह मैंने क्या लगा दिया है, एक पॉइंट लोड का एक साइन, और उसको असाइन कर दिया है 1। अब इसका हम अगर डीएससी निकालेंगे तो डीएससी विल बी इक्वल टू आर ई माइनस 3। देयरफॉर आपको पता है यहां 3 होगा, 3 माइनस 3 दैट विल बी इक्वल टू 0। तो अब क्या हो गया, केस 2 में भी अब ये जो स्ट्रक्चर है वो डिटर्मिनेट हो गया और बी का सपोर्ट हटा के आपने यहां पास क्या लगा दिया, कोऑर्डिनेट 1 को असाइन कर दिया इन द फॉर्म ऑफ कंसंट्रेटेड लोड जो कि अननोन है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर डायग्राम के लिए 2 केसेस बन रहे हैं। आप चाहें तो इसके अलावा भी और केसेस बना सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए। चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं। अब हमारे पास एक कंटिन्यूअस बीम है जिसमें एक साइड फिक्स्ड है और 2 रोलर सपोर्ट है। तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। तो इसके लिए ds विल बी आर ई माइनस 3। इंटरनल हिंज नहीं है इसलिए मैंने कंसिडर नहीं किया है। तो क्या हो जाएगा, इसका 3, 1 और 1 तो कितना हो गया 5 माइनस 3 दैट इज 2। तो अगर इस बीम को अगर सॉल्व करना है फ्लेक्सिबिलिटी मेथड के अलावा तो आपको 2 कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन लगाने पड़ेंगे। ठीक है, और अगर आपको इसको फ्लेक्सिबिलिटी मेथड से बनाना है तो आपको कम से कम 2 रिडंडेंट फोर्स को अननोन मानना पड़ेगा और उसके जगह 2 कोऑर्डिनेट असाइन करने पड़ेंगे। तो इसके लिए हम केसेस देखते हैं कि कौन कौन से सपोर्ट सिस्टम में क्या क्या कोऑर्डिनेट असाइन कर सकते हैं। केस 1 लेते हैं पहले। तो केस 1 को समझते हैं। अब क्या है कि यहां पास ds आया है आपका 2, तो कम से कम 2 रिडंडेंट फोर्सेस को हमको हटाना पड़ेगा तभी जाके ये डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर बनेगा। तो हमने मोमेंट को चूज कर लिया है एज ए रिडंडेंट, और बी पॉइंट में जो रिएक्शन आता उसको हमने कंसंट्रेटेड लोड के फॉर्म में असाइन कर लिया है। तो अगर हम इसको बोले कोऑर्डिनेट 1 एंड कोऑर्डिनेट 2 तो हमारे पास क्या हो गया, 2 कोऑर्डिनेट्स मिल गए और हमारा जो ये कंटिन्यूअस बीम है वो एक्चुअल में डिटरमिनेंट में चेंज हो गया। तो अगर हम इसका फाइंड करना चाहें ds, तो अब क्या हो जाएगा आर ई माइनस 3। तो आपको पता है यहां पास हिंज कितना हो गया 2 और एक ये, तो 3 माइनस 3 अभी हो गया 0। केस 2 में हमने इस बी और सी सपोर्ट को एलिमिनेट कर दिया है और उसकी जगह हमने क्या कर दिया है, कोऑर्डिनेट असाइन। इस सपोर्ट में एक रिएक्शन आता है, इस सपोर्ट में एक रिएक्शन आता है और उसी को हमने क्या बना दिया भाई, कॉन्सेंट्रेटेड लोड के फॉर्म में यहां पास स्टैब्लिश कर दिया और इसी को हमने क्या मान लिया, रिडंडेंट फोर्स, और इसका कोऑर्डिनेट असाइन कर लिया 1 और 2। अब इसके रिस्पेक्ट में हम ds अगर निकालेंगे तो आर ई माइनस 3, तो आपको पता है कि इसमें कितना आएगा
3 आएगा फिक्स है जो कि, तो 3 - 3 दैट विल बी इक्वल्स टू 0, मतलब आपका ये स्ट्रक्चर डिटरमिनेट हो गया अब। और आपने कितना चूज कर लिया रिडंडेंट, 2 रिडंडेंट। अब केस नंबर 3 को देखिए, यहां पर जो रिडंडेंट चूज किया हमने, एक ए फिक्स में से इसका मोमेंट और दूसरा हमने बी पे भी मोमेंट चूज किया है एज ए रिडंडेंट। अब कई लोग कमेंट में डाउट होगा कि सर ये अभी यहां से मोमेंट कहां आ गया, ठीक है। तो आपको बता दूं कि किसी भी हिंज या रोलर सपोर्ट में फार एंड पे मोमेंट 0 होता है, लेकिन बीच में अगर हिंज और रोलर सपोर्ट हो तो वहां पास मोमेंट 0 नहीं होता। और आपको एक रिलेशन ये भी बता दूं कि मोमेंट इज 1 डिग्री हायर देन दी फोर्स, ठीक है। सो अगर मैं आपको समझाऊं कि बी पॉइंट पे जो अननोन होगा, या तो वो रिएक्शन होगा या उस रिएक्शन के कारण आने वाला मोमेंट होगा, ठीक है। तो हम ए पॉइंट में कोऑर्डिनेट असाइन करते हैं 1 और बी पॉइंट में कोऑर्डिनेट असाइन करते हैं 2। अब हम इसका डीएस अगर निकालें तो अगेन ये क्या हो जाएगा, डिटरमिनेट स्ट्रक्चर हो जाएगा। ओके, अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कौन सा केस को चूज करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, जब क्वेश्चन आएगा एनालिसिस ऑफ बीम या फ्रेम, तो इसको सॉल्व करने के बाद फाइनल में आपको एक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो अगर आप इसको चूज करेंगे तो क्या आएगा, जो अननोन मैट्रिक्स आएगा आपका आखिरी में, ठीक है, वो ए मोमेंट बताएगा और एक जगह यहां फोर्स बता देगा, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा के इस पॉइंट में मोमेंट अलग से निकालना पड़ेगा, तब जाके ये इसका आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना पाएंगे। सिमिलरली अगर केस 2 को भी लेंगे, ठीक है, तो अननोन क्या है आपका, रिएक्शन से यहां, ठीक है, जो कि हम फोर्स लगा के यहां कोऑर्डिनेट लिए हैं। तो जब आपका जो अननोन मैट्रिक्स आएगा तो इसमें वैल्यू आ जाएगी रिएक्शंस की, यहां पास आरबी आरसी की। अगेन आपको 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाना पड़ेगा और हर पॉइंट में मोमेंट निकालना पड़ेगा, तब जाके आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा। लेकिन अगर आप केस 3 चूज करेंगे तो जो भी अननोन फोर्सेस आएगा वो इन द फॉर्म ऑफ मोमेंट ही आएगा डायरेक्ट, तो डायरेक्टली आप फिर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम उसी वैल्यू से प्लॉट कर सकते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ध्यान दें तो सबसे बेस्ट जो रिलीज स्ट्रक्चर बोले, ठीक है, यहां रिलीज स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, डिटरमिनेट स्ट्रक्चर विद असाइन्ड कोऑर्डिनेट्स। मतलब ये जो आपके जो स्ट्रक्चर बने हैं इसी को अपन क्या बोलते हैं, रिलीज्ड स्ट्रक्चर। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम ध्यान दें तो सबसे जो बेस्ट रहेगा आपके लिए रिलीज स्ट्रक्चर, वो ये रहेगा। इससे आप जल्दी और आराम से किसी भी बीम और फ्रेम को एनालाइज करके बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जल्दी बना सकते हैं। नाउ स्टेप नंबर 3, डिटरमाइन द डिफॉर्मेशन दैट इज डेल्टा और स्लोप इन असाइन्ड कोऑर्डिनेट्स ड्यू टू गिवन लोडिंग्स। तो आपका रिलीज स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपको डिफॉर्मेशन निकालने पड़ेंगे जहां जहां पास आपने कोऑर्डिनेट लगाए थे, ठीक है, किसके कारण, जो कि एक्सटर्नल लोडिंग्स आ रही हैं बीम या फ्रेम पे उसके कारण, ठीक है। आप इसको कैसे कैसे निकाल सकते हैं, तो आइदर आप कॉन्जुगेट बीम मेथड से निकालिए, यूनिट लोड मेथड से निकालिए, या डबल इंटीग्रेशन मेथड से निकालिए, या इसके अलावा भी कई सारे मेथड्स हैं उनसे भी निकल सकता है ना। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि कॉन्जुगेट बीम मेथड से आप बीम के लिए निकालिएगा और यूनिट लोड मेथड का इस्तेमाल आप फ्रेम के लिए कीजिएगा। नाउ स्टेप नंबर 4, नाउ जनरेट फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स फॉर योर रिलीज्ड स्ट्रक्चर। तो आपको मैं पहले बता चुका हूं कि कैसे फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स को जनरेट करते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 5, नाउ पुट इन द कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन। तो ये आपको पता हो कि कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन है जहां पास आपका जो P है वो अननोन फोर्सेस है, ठीक है, या जो कोऑर्डिनेट आपने असाइन किया था ऐसे अननोन है ना, वो ये वैल्यू देगा, फाइनल वैल्यू, ठीक है। आपका ये जो FM है वो फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स है और डेल्टा आई है इनिशियल सेटलमेंट ऑफ सपोर्ट, ठीक है। आपने पहले कभी स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड से बनाया होगा तो बताता था कि बी सपोर्ट है वो सेटल कर रहा है, तो अगर उस टाइप का कुछ केस आता है, ठीक है, तो वो जो सेटलमेंट है वो क्या आएगा, डेल्टा आई। सिमिलरली डेल्टा एल क्या है, डिफ्लेक्शन ड्यू टू लोडिंग्स एट कोऑर्डिनेट। तो आपने इस पर्टिकुलर स्टेप नंबर 3 में जो डिफ्लेक्शन निकाला है ये उसका मैट्रिक्स है। तो ऐसा फाइंड करने के बाद आपको इस कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन में
पुट करना पड़ेगा, और पुट करके आप डायरेक्टली या तो मैनुअली सॉल्व कर सकते हैं या फिर कैलसी में सॉल्व कर सकते हैं। नाउ स्टेप नंबर 6, नाउ नोइंग द रिडंडेंट या अननोन फोर्सेस कंप्यूट द अदर रिक्वायर्ड फोर्सेस। तो मान लीजिए कि आपने अगर रिलीज स्ट्रक्चर में ज्यादातर रिएक्शन ऐसे अननोन लिए हैं तो आपको उसमें रिएक्शन मिलेंगे, और आपको अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है तो उसी रिएक्शन की मदद से थ्री इक्विलिब्रियम कंडीशन का इस्तेमाल करके हर पॉइंट में बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हैं, जो कि हर पॉइंट में आपको बेंडिंग मोमेंट पता होगा। ठीक है, तो आप आराम से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो भी आपका गिवन न्यूमेरिकल है उसका बना सकते हैं। 10 यहां से आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको लगता है कि इसमें आपके डाउट्स क्लियर हुए, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।